हेलो, हाय सभी को राम राम, राधे राधे। आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल जानकी क्लासेस पर सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत है। आई होप कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे, मस्त भी होंगे और अपनी तैयारी में भी लगे होंगे। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होने वाला है। आपके 2022-23 में जो भी क्वेश्चन आप लोग के आए हुए हैं वो सारा प्रोवाइड कराने की कोशिश करी है मैंने। तो थोड़ा सा आप लोग ज़रूर पेशेंस बना के वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, ताकि आप लोग को जितने भी आप लोग को ये क्वेश्चन प्रोवाइड करा रहे हैं वो सारा आपको मिल सके। लेकिन एक चीज़ और देखिए, आप लोग थ्योरी अगर कंप्लीट रहती तो देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आप लोगों से। आपसे यहाँ ये है, आपका सिलेबस कौन सा है, वर्तमान भारतीय समाज, ठीक है। और आपसे क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा है कि जल संचयन की उपयोगिता बताइए। इसीलिए अगर आप लोगों को कहीं से भी इसीलिए बोलती हूँ कि थ्योरी अगर आप लोग का कंप्लीट रहेगा ना, तो कोई कहाँ से क्वेश्चन बना के दे रहा है कहाँ से, तो आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। इसीलिए बोलती हूँ कि थ्योरी पहले आप लोग कंप्लीट करिए। लेकिन ये सारे आपके PYQ हैं और आपका PNP ऐसा है कि DLED में आपका क्वेश्चन हमेशा मैच करता है, ठीक है। इसीलिए चलिए आज के ये जितने 2000 है, 22 है, 23 है, जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं वो लघु उत्तरीय क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं और नोट्स बनाते जाइएगा, ताकि आप लोग का ये कहीं भी जाए ना। देखिए एक एक टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। अगर आप लोग को लग रहा है कि हाँ आप लोग को सिर्फ पढ़ना नहीं है, नॉलेज भी गेन करना है ना, तो थोड़ा सा आप लोग को नोट्स पे तो ध्यान देना पड़ेगा। क्योंकि नोट्स जो होता है ना, आप लोग के लिए फ्यूचर टाइम के लिए बता रही हूँ। जो भी टीचिंग्स लाइन हुआ, चाहे जो भी आप ही लोग का करियर है, अगर आप लोग आगे कुछ भी करना चाहते हैं, नोट्स ऐसी चीज़ है ना, तो वो आपको बहुत ही बेहतर बनाता है। और ये जो होता है ना, 2 मिनट पढ़ के फिर हम लोग एग्ज़ाम पास कर लेते हैं, फिर वो भूल जाता है, ठीक है। तो नोट्स ज़रूर बनाना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रहा है आप लोग के स्क्रीन पर। किस जल संचयन की उपयोगिता बताइए। अच्छा, जल संचयन होता क्या है, तो जो वर्षा होता है, वर्षा का जल का संचयन करके सतही जल, जो वर्षा होता है ना, उसे वर्षा के जल को जो सिमेट के रखा जाता है उसे जल संचयन बोला जाता है। तो इससे होता क्या है, तो जल प्रदूषण को कम किया जा सकता है इसके वजह से, जो जल संचयन होता है। और इसके भूजल की गुणवत्ता, जो आपकी भूमिगत जल होता है उसकी गुणवत्ता में सुधार, और बाहरी बाढ़ को रोकने हेतु वेगमय जल के प्रभाव को कम करके मिट्टी के कटाव और बाढ़ के खतरे को कम करता है आपका जल संचयन, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ। ये देखिए क्या पूछ रहा है आपसे, नेक्स्ट क्वेश्चन 2023 में ही आया है कि शैक्षिक अवसरों की समानता के लिए कौन कौन से बिंदु आवश्यक माने जाते हैं। शैक्षिक अवसरों की समानता के लिए आवश्यक बिंदु निम्नलिखित हैं, कौन कौन से हैं। तो शिक्षार्थियों को पुस्तकें और गणवेश देना, और शिक्षार्थियों के लिए उन विषयों का अध्ययन करने के लिए प्रोत्साहित करना जिनका वो अध्ययन कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप लोग कुछ भी दे दीजिए। देखिए जो बच्चे को पसंद है, बच्चे के अकॉर्डिंग अगर आप लोग पढ़ा रहे हैं, तो बच्चा अपने लाइफ में, अपने फ्यूचर में कुछ कर सकता है। अब आप लोग कुछ भी थोप देंगे तो बच्चे अगर नहीं कर, पहले का यही तो था, आपके वैदकालीन शिक्षा में यही था, टीचर सेंटर्ड था। बच्चे को अगर कोई सब्जेक्ट नहीं भी आता था तो भी पढ़ना पड़ता था। लेकिन अभी का जो एजुकेशन है ना, बहुत ज़्यादा सुधार हुआ है। तो इसके लिए बोल रहा है कि शिक्षार्थियों के लिए उन विषयों का अध्ययन करने के लिए कहना चाहिए जो उन्हें प्रोत्साहित करके जिनका अध्ययन वह कर सकते हैं, ठीक है। बाल श्रमिक बनने का मुख्य कारण क्या है, आपकी 2023 का क्वेश्चन है। बाल श्रमिक बनने का मुख्य कारण आपका गरीबी होता है। इसके अतिरिक्त किशोरों व युवाओं के लिए धनार्जन के उपयुक्त अवसरों का न होना भी बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। जो आपके बाल श्रमिक, जो बच्चे, छोटे छोटे बच्चे जो काम करने लगते हैं, तो बोल रहा है कि उनका कारण क्या हो सकता है, तो गरीबी एक कारण हो सकता है। और मान लीजिए धन की अभाव, मतलब धन की कमी होने की वजह से जो किशोर बाल श्रम, मतलब छोटे छोटे बालपन में ही श्रमिक बन जाते हैं, मतलब मजदूरी करके जो भी कार्य करते हैं, या कोई जॉब ही कर रहा है कोई अगर, तो वो भी तो एक श्रम ही तो हुआ। तो बोल रहा है ना कि क्यों मतलब छोटे छोटे बच्चे क्यों करने लगते हैं, ऐसा कारण क्या हो सकता है, तो धन का कमी भी हो सकता है और गरीबी। तो चलिए अब नेक्स्ट, मतलब धन को अर्जन करने के लिए उपयुक्त अवसरों का ना होना महत्वपूर्ण कारण यहाँ पे माना गया है। अब नेक्स्ट है 2023 में क्वेश्चन आया, फ्रोवेल की शिक्षा पद्धति स्पष्ट कीजिए। फ्रोवेल की शिक्षा पद्धति में खेलों की महत्वपूर्ण भूमिका है। फ्रोवेल ने
फ्रोवेल के अनुसार बालक की आत्मक्रिया खेल द्वारा विकसित होती है, अतः बालकों को खेल द्वारा शिक्षा दिया जाता है। फ्रोवेल के द्वारा जो बच्चा होता है ना, उसे खेल के माध्यम से सिखाया जाता है, ठीक है। और देखिए, फ्रोवेल हुए, आपके जॉन ड्यूई हुए, महात्मा गांधी हुए, स्वामी विवेकानंद, इन सब पे क्वेश्चन बन करके आएगा, ठीक है। तो आप लोग को सारा का सारा आप लोग को अच्छे से तैयार करके जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे बोला है ना कि फ्रोवेल की शिक्षण पद्धति जो है खेलों को महत्वपूर्ण भूमिका मानना है, क्योंकि फ्रोवेल जो मानते हैं कि बच्चे जो है ना खेल के द्वारा अंतःक्रिया करके सीखते हैं। अब यहाँ पे देखिए, बाल श्रमिक बनने के मुख्य कारण क्या क्या हो सकते हैं, ये तो आप लोग देख ही लिए, वही क्वेश्चन है। प्लेटो द्वारा स्थापित संस्था के नाम बताइए। प्लेटो पे भी क्वेश्चन बन करके आया था, और कब आया है, 2023 में ही। तो प्लेटो ने अकादमी नामक संस्था की स्थापना की थी, जिसे प्लेटोनिक अकादमी अथवा अकादमिक स्कूल भी कहा जाता है। जो प्लेटो है ना, प्लेटो के द्वारा एक अकादमी नामक संस्था की स्थापना की गई थी, जिसे प्लेटोनिक अकादमी अथवा एकेडमिक स्कूल भी कहा जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा है 2023 में, पर्यावरण संरक्षण में विद्यालय की 2 भूमिका बताइए। क्या क्या हो सकता है, तो विद्यालय के पुस्तकालय में पर्यावरण शिक्षा से संबंधित साहित्य की उपलब्धता होता है, और आपके विद्यालय में प्राकृतिक वातावरण के महत्व व उपयोगिता के बारे में विद्यार्थियों को बताना। ये दोनों आपके पर्यावरण संरक्षण में विद्यालय की 2 महत्वपूर्ण भूमिका आप लोग कहीं भी एक नोट्स बना के लिख सकते हैं और याद कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख सकते हैं, स्त्री शिक्षा के विषय में प्लेटो का क्या मत था। और ये भी आपके 2023 का, अभी वर्तमान में ही 2023 का क्वेश्चन है कि स्त्री शिक्षा के विषय में प्लेटो का मानना क्या था। तो स्त्री शिक्षा के विषय में प्लेटो का मानना था कि स्त्री व पुरुष दोनों को समान शिक्षा देना चाहिए, अतः इसी मान्यता के अनुरूप समान शिक्षा की व्यवस्था की गई थी। और देखिए, ये आपका जो 1 नंबर का क्वेश्चन आता है और ये आपके 2 नंबर का क्वेश्चन, उसमें आपका पूछा जा सकता है। तो अगर आप लोग का बहुविकल्पीय जो होता है, अगर ये आप लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर रहा ना, तो बहुविकल्पीय पे अच्छे से आप लोग लगा लेंगे। 5 नंबर आप लोग का फ्री का रहता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, भूमंडलीकरण को परिभाषित कीजिए, क्या होता है, 2023 का क्वेश्चन है। तो भूमंडलीकरण के अंतर्गत स्थानीय संस्कृति की विशेषताओं वैश्विक विशेषताओं के साथ मिश्रित हो जाती है, अर्थात इस प्रक्रिया में विश्व भर के देशों और संस्थाओं के मध्य सांस्कृतिक, आपके आर्थिक और आपके राजनीतिक और तकनीकी संबंधों में समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया जाता है। क्या होता है भूमंडलीकरण, तो इसके अंतर्गत जो होता है आपकी स्थानीय संस्कृति की विशेषताएं होती हैं, जहाँ पे आप लोग रहते हैं वहाँ की संस्कृति और उनकी विशेषताएं वैश्विक मतलब विश्व की विशेषताएं के साथ मिश्रित हो जाती हैं, अर्थात इस प्रक्रिया में जो विश्व भर के देशों और आपके संस्थाओं के मध्य से जो आपकी संस्कृति होती है, आपके आर्थिक और राजनीतिक और तकनीकी संबंधों से समन्वय स्थापित करने का यहाँ पे प्रयास किया जाता है, उसी को बोला जाता है भूमंडलीकरण। चलिए, अब लैंगिक समानता से आप क्या समझते हैं, ये भी आपके 1 नंबर में क्वेश्चन बन करके आया है। लैंगिक समानता का अर्थ होता है पुरुष एवं महिला के समस्त अधिकार, अवसर, जिम्मेदारियां और शिक्षा समान रूप में हो, ये होता है आपकी लैंगिक समानता, ठीक है। आपके महिला और पुरुष जो है दोनों को समान माना जाएगा, समान शिक्षा दिया जाएगा, समान जिम्मेदारी होगी, उसी को लैंगिक समानता के नाम से जाना जाता है। स्वामी विवेकानंद के अनुसार जन शिक्षा क्या माना जाता है, तो स्वामी विवेकानंद के अनुसार जन शिक्षा जनसाधारण को जीवन संघर्ष के लिए तैयार करे, साथ ही शिक्षा ऐसी हो जिससे बालक शारीरिक रूप से, आपके मानसिक रूप से और आर्थिक रूप से भी अपना विकास कर सके। देखिए, स्वामी विवेकानंद मानते क्या है, उनके अनुसार जन शिक्षा है, बच्चा जो है अपने जन शिक्षा जनसाधारण को जीवन संघर्ष के लिए तैयार करे, साथ ही शिक्षा ऐसी हो जो उसके बालक को आपके शारीरिक रूप से, मानसिक और आर्थिक रूप से विकास कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिकालीन शिक्षा। वैदिकालीन शिक्षा के अनुसार आपके उपनयन का शाब्दिक अर्थ क्या है। देखिए, अभी आप लोगों को नेक्स्ट अभी वैदिकालीन शिक्षा जो आपको प्रोवाइड कराए थे, उसमें आपके उपनयन संस्कार का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, सारे आपके महत्वपूर्ण टॉपिक आप लोगों को प्रोवाइड कराया है, वो सारी थ्योरी है, ठीक है। तो देखिए, क्वेश्चन बन कर ये आया भी है, मैं उस दिन बोल रही थी ना कि उपनयन पे क्वेश्चन हमेशा बन कर के आता है, ठीक है। वैदिकालीन शिक्षा पे क्वेश्चन बन कर के आता है, आपके मुस्लिम शिक्षा पे बन कर के आता है, आपके बौद्ध शिक्षा पे बन कर के आता है। तो एक एक टॉपिक तो आप लोग को क्लियर करना ही पड़ेगा, ठीक है। और अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहेगा तो क्वेश्चन कहाँ से पूछ रहा है ऐसे तो आप लोग को पता चलेगा नहीं। देखिए, आपके 2023 में क्वेश्चन बन कर के आया है, उपनयन का अर्थ
अर्थ क्या होता है? उपनयन जो है वैदिक कालीन शिक्षा के अनुसार उपनयन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? उपनयन संस्कार का अर्थ होता है शिक्षा प्राप्त करने के लिए गुरु के पास ले जाना। आपके 2023 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कि मल्टीमीडिया क्या है? आधुनिक समय में मल्टीमीडिया वास्तव में सूचनाओं के आदान प्रदान को बेहतर बनाने हेतु आधुनिकतम तकनीकी के प्रयोग का सूचक है एवं इससे में डिजिटल वीडियो, आपके ग्राफिक्स, ऑडियोस, 3D एनिमेशन, आपके इंटरनेट कंटैक्ट, आपके इंटरैक्टिव कार्यक्रम आदि विधाओं का उपयोग भी समाहित रहता है। स्पष्ट है कि मल्टीमीडिया वस्तुतः विभिन्न प्रकार के माध्यमों, आपके श्रव्य, दृश्य, पाठ्य तथा चित्रिक आदि का एक उपयोगी संयोजन माना जा रहा है। श्रव्य मतलब होता है सुनना, दृश्य मतलब होता है देखना, पाठ्य मतलब आपका पाठ्य चर्चा, चित्रिक मतलब चित्र होता है, आदि का एक उपयोगी संयोजन माना जाता है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बनाने में मल्टीमीडिया अत्यंत सफल सिद्ध हुआ है। आज जो मल्टीमीडिया के आधार पे ही आप लोग घर पे ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, चाहे जितने भी मल्टीमीडिया के बहुत क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा मतलब कार्य हो रहा है और बहुत ज़्यादा उपयोगी भी है। तो बोल रहे हैं कि मल्टीमीडिया होता क्या है, तो आप लोग लिख लेंगे ना। ये 1 से 2 नंबर में ही आता है, ठीक है। ये तो 1 नंबर में आया है लेकिन 2 नंबर में भी आता है। चलिए, राज्य से क्या अभिप्राय होता है? IL कैंडिल के अनुसार जो होता है, राज्य की परिभाषा एक सुसंगठित राजनीतिक समुदाय के रूप में दी जा सकती है जिसके साथ सरकार होती है तथा जिसे लोगों द्वारा मान्यता प्राप्त होता है। कब क्वेश्चन आया? तो 2023 का क्वेश्चन है, राज्य से क्या अभिप्राय होता है। तो आपके कैंडिल महोदय बोलते हैं कि राज्य की परिभाषा जो होता है एक सुसंगठित राजनीतिक समुदाय के रूप में दी जा सकती है जिसके साथ सरकार होती है और आपकी तथा जिसे लोगों द्वारा मान्यता प्राप्त किया जाता है, ठीक है। अब बुनियादी शिक्षा पे भी देखिए क्वेश्चन बन करके आया है, बुनियादी शिक्षा होता क्या है। आपके 2023 का क्वेश्चन है, बोल रहा है कि बुनियादी शिक्षा का अर्थ क्या होता है। बुनियादी शिक्षा का आरंभ किसने किया था? तो भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के समय गांधी जी ने सबसे पहले बुनियादी शिक्षा का कल्पना की। आज उसे विश्वविद्यालय स्तर पर फाउंडेशन कोर्स कहा जाता है। इसकी पृष्ठभूमि गांधी जी की बुनियादी यानी बेसिक शिक्षा से था। उनका मानना था कि बालक शिक्षा प्राप्त करते समय व्यवसाय परक भी बने और जीविकोपार्जन करना भी सीखे। ये गांधी जी का कथन था और गांधी जी ने ही आपकी बुनियादी शिक्षा का आरंभ किया था और वर्तमान में उसे विश्वविद्यालय स्तर पर क्या बोला जाता है? फाउंडेशन कोर्स। एक एक टॉपिक ध्यान से देखते चलेगा ताकि आप लोगों को कहीं कन्फ्यूजन ना हो। प्राचीन काल में शिक्षा का स्वरूप कैसा था? तो प्राचीन काल में स्वरूप शिक्षा का वैयक्तिक था, जो कि आप लोग ये पढ़ चुके हैं, ठीक है। मैं व्यक्तिगत स्वतंत्रता को महत्व देता हूँ, परंतु हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि मनुष्य आवश्यक रूप से एक सामाजिक प्राणी माना जाता है। यह कथन आपके किसका है? तो यह कथन आपके महात्मा गांधी जी का है, ठीक है। ये 1 नंबर में क्वेश्चन आपके बहुविकल्पी में भी आता है, ये अतुल लघु उत्तरीय में भी आया है, इसीलिए बोलती हूँ ध्यान से अगर देखते चलेंगे आप लोगों तो कहीं कंफ्यूजन नहीं होगा। शिक्षा के वैयक्तिक उद्देश्यों का समर्थक कौन है? तो शिक्षा के वैयक्तिक उद्देश्यों के समर्थक जो है TP नन है। कौन है? तो TP नन। जो विचार जीवन निर्माण, मनुष्य निर्माण तथा चरित्र निर्माण में सहायक हो सकता है, उन्हें शिक्षा की संज्ञा दी जा सकती है। यह कथन आपके किसका है? तो आपके स्वामी विवेकानंद का है। बोलती हूँ ना कि आपके जॉन डूविज, आपके महात्मा गांधी, आपके स्वामी विवेकानंद, इन सब पे क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन तो आप लोग का आएगा ही आएगा। तो इन लोगों को तो एकदम एकदम इनका तो एकदम क्लियर ही करके आप लोग जाइएगा। किसने लिखा है कि संगमरमर के पत्थर के लिए जो महत्वपूर्ण मूर्तिकार का है वह महत्व आत्मा के लिए शिक्षा का है? आपके एडिशन का। किसका है? एडिशन ने कहा है कि संगमरमर के पत्थर के लिए जो महत्वपूर्ण मूर्तिकार का है वही महत्व आत्मा के लिए शिक्षा का है। बालक के विकास की कितनी अवस्थाएं होती हैं? तो बालक के विकास की 3 अवस्थाएं होती हैं। शिक्षा की संपूर्ण प्रक्रिया का उद्देश्य विकास या उन्नति है, यह किस दार्शनिक ने कहा है? तो यह आपके जॉन डेवी ने कहा है कि शिक्षा की संपूर्ण प्रक्रिया का उद्देश्य जो होता है विकास या उन्नति है। यह आपके जॉन डेवी कहते हैं। जॉन डेवी ने डेमोक्रेसी एंड न्यूमेक्रेसी, देखिए ये तो कट गया है ना। इन्होंने एक जॉन डेवी जो है ना, एक आपके रुकिए हम बताते हैं, डेमोक्रेसी एंड न्यूमेरेसी इनका एक पुस्तक का नाम है, ठीक है। इनके पुस्तक का नाम है डेमोक्रेसी एंड न्यूमरेसी।
इनके पुस्तक का नाम है। और हमेशा एक क्वेश्चन आप लोग का एक इसमें बहुविकल्पीय में आए चाहे इसमें आए ज़रूर आएगा। इनके पुस्तक का नाम है, ये आप लोग एकदम क्लियर करके चलिएगा। चलिए, बोला कि शिक्षा का कार्य आपके नैतिक चरित्र का विकास करता है, यह किसका कथन हो सकता है? तो यह हर्बर्ट महोदय ने कहा है कि शिक्षा का कार्य है उत्तम नैतिक चरित्र का विकास करना। यह किस दार्शनिक का है? तो आपके यह हर्बर्ट का कथन है। यहाँ पे आप लोग देखिए, शिक्षा में प्रयोजनवाद के जन्मदाता कौन है? तो आपके विलियम जोन्स हैं। सर्वोत्तम शिक्षा वही है जो संपूर्ण सृष्टि से हमारे जीवन का सामंजस्य स्थापित करती है। यह कथन किसका है? तो यह आपके रविंद्रनाथ टैगोर का है। रविंद्रनाथ टैगोर क्या कहते हैं? सर्वोत्तम शिक्षा वही है जो संपूर्ण सृष्टि से हमारे जीवन का सामंजस्य स्थापित करे। यह कथन आपके रविंद्रनाथ टैगोर का। प्रयोजनवाद के जन्मदाता कौन है? तो विलियम जोन्स हैं। उत्तम नैतिक चरित्र का विकास करना, यह कथन किसका है? तो आपके हर्बर्ट का है। अब यहाँ पे गीजूभाई बधेका पे भी क्वेश्चन बन कर के आया है, बालकों को बाल देवो भव की संज्ञा किसने दी थी? तो आपके गीजूभाई बधेका ने। और ये क्वेश्चन आपके 2016, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 में अभी तक जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं सब में आप लोग को देखने को मिलेगा गीजूभाई बधेका का। मॉन्टेसरी की शिक्षण विधि कितने भागों में विभाजित है? तो कर्मेंद्रियों की शिक्षा, ज्ञानेंद्रियों की शिक्षा, पढ़ने लिखने व गणित की शिक्षा, ये 3 शिक्षा मॉन्टेसरी शिक्षण पद्धति में आता है। कौन कौन सी? कर्मेंद्रियों की शिक्षा, ज्ञानेंद्रियों की शिक्षा और पढ़ने लिखने की गणित की शिक्षा, ये 3 शिक्षा आपकी आती है मॉन्टेसरी शिक्षण विधि में। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया था? आपके 4 अगस्त 2009 को। कितने वर्ष के बच्चों को? तो आपके 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए है। ठीक है। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति एक प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो राष्ट्रीय जनसंख्या नीति से तात्पर्य होता है आर्थिक से, सामाजिक से, जनांक राजनीतिक आधार पर प्राप्त करने वाले लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु जो कार्यक्रम आपके बनाए गए हैं उनका मापन करना, यहाँ पे राष्ट्रीय जनसंख्या नीति का उद्देश्य माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? 2022 में क्वेश्चन आया था। तो आपके 1986 में। कब हुआ था? 1986 में। पर्यावरण दिवस मनाया कब जाता है? तो आपके 5 जून को। ठीक है। अब बोल रहे हैं कि भूमंडलीय ताप वृद्धि किसे कहते हैं? वैश्विक तापमान से आप क्या समझते हैं? संक्षिप्त में समझाइएगा। तो सामान्यतः भूमंडलीय ताप वृद्धि का आशय है पृथ्वी के ताप में क्रमशः आने वाली वृद्धि से है। अब यहाँ पे क्वेश्चन दे रहा है कि बालिका शिक्षा की 2 प्रमुख समस्याएं लिखिए। कौन कौन सी हो सकती हैं? तो शैक्षिक अवसरों की समानता की समस्या हो सकती है, कन्याओं की शिक्षा के प्रति उचित दृष्टिकोण का अभाव, मतलब उचित दृष्टिकोण का अभाव होना, ये भी आपका एक बालिका शिक्षा की 2 समस्याएं बोल रहा है, तो एक ये भी कारण हो सकता है। किन्हीं 4 मानवीय मूल्यों का उल्लेख करिए। तो क्या क्या हो सकता है? आप लोग को पता ही होगा, सच्चाई, सत्यनिष्ठा, उत्तरदायित्व की भावना, दया भाव, आप लोग जितने भी मन सके। वैसे 4 पूछ रहा है, मानवीय मूल्य का उल्लेख करने के लिए बोल रहा है, तो आप बहुत ऐसे नाम है। फिर यहाँ पे बोल रहा है फ्रोवेल द्वारा किस शिक्षण विधि का प्रतिपादन किया गया है? तो आपके किंडरगार्टन पद्धति, अभी आप लोगों ने ये पढ़ के आया। यहाँ पे दे रहा है कि जल प्रदूषण को दूर करने के 2 उपाय बताइए आप लोग। तो जल प्रदूषण रोकने के उपाय निम्नलिखित है। शहर तथा गांव की नालियों में बहने वाले हानिकारक गंदे पदार्थों को नदियों में नहीं छोड़ना चाहिए। नदियों के निकट गंदे बर्तन तथा मरीजों के कपड़े नहीं धोना चाहिए। नदियों के मृत पशुओं के बहाने पर रोक लगा देना चाहिए और नदी तथा तालाबों में पशुओं को नहलाने और वाहनों को धोने पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। आपसे 2 कारण पूछा था, आप 5 का 4 कारण यहाँ पे देखें, कोई भी 2 लिख सकते हैं। यहाँ पे बोल रहे हैं पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? तो ये भी अभी आप लोगों ने पढ़ा 1986 में। अच्छा, ये क्वेश्चन कट गया था। ठीक है, यहाँ पे जो है ना, हाँ 1 सेकेंड, आप लोग को उल्टा हो गया था। ये 30 का क्वेश्चन जो है ना यहाँ पे नहीं था। ठीक है, 31, 32, 33, 34, 35, हाँ यहाँ से कट गया था। तो आप लोग देख ही लिए, वही क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहा है आपसे क्वेश्चन एक पूछ रहा है, क्वेश्चन एक कट गया है। ठीक है, तो चलिए, एक जनसंख्या पद्धति पे क्वेश्चन आया था, जनसंख्या के, यहाँ पे क्वेश्चन कट गया, नहीं तो आप लोग को दिखाते 1 सेकेंड।
हाँ, क्वेश्चन कट गया। आपके जनसंख्या स्थिति पर एक क्वेश्चन आया था, तो उसमें 2 टॉपिक मिले थे। एक है कि जनसंख्या स्थिति जनांकिकी के प्रमुख तत्वों, जनसंख्या एवं पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों, जनसंख्या वृद्धि के आर्थिक, सामाजिक विकासों इत्यादि की जानकारी दी जा सकती है। यूनेस्को के अनुसार दूसरा टॉपिक दे रहा है वहीं पे कि जनसंख्या शिक्षा को संख्यानात्मक पहलू के रूप में अथवा अत्यधिक महत्वपूर्ण संस्थाओं के निबंध के रूप में ही नहीं जाना चाहिए। ये क्वेश्चन किस पे है? तो आपकी जनसंख्या वृद्धि पर, ठीक है। आप लोग को कल प्रोवाइड करा देंगे, लेकिन ये क्वेश्चन है आपकी जनसंख्या वृद्धि पर, ठीक है। तो ऐसे आप लोग को समझ में नहीं आएगा तो कल ही ये क्वेश्चन आप लोग को कल प्रोवाइड करा देंगे। तो चलिए आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं। आई होप कि आप सबको क्लास बढ़िया लगा हो। अगर है हाँ बढ़िया लगे ना तो प्लीज़ आप लोग एक प्यारा सा कमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब मोटिवेशन के लिए ज़रूर कर दिया करिए। मिलता है सभी को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को राम राम, राधे राधे।